हेलो गाइज, आई एम मैनाक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फादर ऑफ वॉर्स। आज की ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर बाइक खरीदने के बाद की डॉक्यूमेंटेशन को लेके, चाहे वो आरसी ट्रांसफ़र हो, एंडोर्समेंट ऑफ द प्रेजेंट इंश्योरेंस पॉलिसी हो या फिर पीयूसी अपडेशन हो। क्या करना रहता है और कैसे की जाती है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें तो आपको बाइक ख़रीदने से पहले जान लेनी चाहिए या पता होना चाहिए, पर उस टाइम पे क्या होता है, ये बाइक सिलेक्शन के चक्कर में ये सारी चीज़ें दिमाग से जस्ट निकल जाती है। पर फिकर नॉट दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक जानने के लिए ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन एंड नो बुलशिट। और इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं। भाई पहले तो बाइक्स देख देख के, शोरूम पे घूम घूम के, यूट्यूब ऐप और वेरियस वेबसाइट चेकआउट करते करते भेजा ख़राब होता है। उसके बाद जब जाके हम बाइक सिलेक्ट कर पाते हैं तो दिल में थोड़ी सी ठंडक पै जाती है। उसके बाद बार्गेनिंग के दौरान भेजा फिर से ख़राब होता है और फाइनल पेमेंट के दौरान दिल की धड़कनें रुक सी जाती है। और इन सब के बीच में दिमाग से निकल जाती है आज की टॉपिक कि बाइक की आरसी ट्रांसफ़र कैसे होगी, सब ठीक से होगा कि नहीं, बाइक के पेपर्स तो ठीक है, बाइक के अगेंस्ट कोई केसेस या फिर कोई और लीगैलिटी तो नहीं है, डीलर आपको अब तक जो भी बोलता आया हो वो सब सही है कि नहीं, एंड ब्ला 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 ब्ला। लेकिन थोड़ी जानकारी आपको भी होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि आरसी ट्रांसफ़र के बारे में, क्या गाड़ी का टाइटल आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है, क्या नया आरसी कार्ड इशू हो गया आपके नाम पे। अब देखिए, सुपर बाइक डीलर से अगर आप बाइक ख़रीद रहे हो तो ये आरसी ट्रांसफ़र वाला काम वो आपको करवा के देगा। हाँ, इसके लिए वो शायद थोड़ा बहुत पैसे आपसे ले लेगा, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट इज़ बेटर टू अवॉइड सच हेडेक्स। मैं हेडेक क्यों बोल रहा हूँ, जिन लोगों को एक्सपीरियंस है उनको पता है कि आरटीओ में क्या होता है, वहाँ कितने सारे डिलेज होते हैं और तारीख पे तारीख के चक्कर में चप्पलें घिस जाती है। तो मेरी मानो तो प्लीज़ आप उसको अवॉइड कीजिए एंड गेट द वर्क डन फ्रॉम द डीलर हिमसेल्फ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप कोलकाता में हैं, आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं जो कि कोलकाता रजिस्टर्ड है, तो आरटीओ भी आपका कोलकाता ही है। और ये भी मान लीजिए कि आरटीओ में आपका कोई जान पहचान है, तो आप ये नाम ट्रांसफ़र वाला काम तो आराम से करवा लोगे। लेकिन ये सेम सिनेरियो में आप मान लीजिए आप चेन्नई में बैठे हुए हैं और ये भी मान लीजिए कि यहाँ जो आरटीओ है वहाँ पे आपका कोई जान पहचान नहीं है, तब तो आप फंस गए दोस्तों। तब सिर्फ डीलर ही आपकी मदद कर सकता है। सो इट्स एडवाइजेबल कि आप डीलर से ही ये काम करवा लो। एम परिवहन ऐप का नाम तो सुना ही होगा आपने। आप उस ऐप में जाइए, जो बाइक आप खरीदने जा रहे हैं उसका आरसी डिटेल्स वहाँ पे डालिए, तो वो आपसे चैसी और इंजन का लास्ट 4 to 5 डिजिट्स मांगेगा। ये डिटेल्स वहाँ डालने पर वो बाइक की सारी डिटेल्स आपको दिखा देगा। एंड बिफोर मेकिंग योर फाइनल पेमेंट, आप ये प्लीज़ उस ऐप में देख लीजिए कि जो बाइक आप ख़रीद रहे हैं उसके अगेंस्ट कोई व्हीकल इम्पाउंड या सीजर का केस तो नहीं है, तो आपको पीस ऑफ माइंड हो जाएगी। और एम परिवहन ऐप में कौन कौन सी डिटेल्स आपको मिल सकती है, ये जानने के लिए आप देख सकते हैं ये वाला वीडियो जिसका लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा। सो यू कैन फाइंड दैट आउट। और व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफ़र के लिए काफ़ी सारे फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे फॉर्म 28, फॉर्म 29, फॉर्म 30 और फॉर्म 35। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत इन फॉर्म्स के बारे में भी। तो शुरू करते हैं फॉर्म 35 से। ये फॉर्म 35 इशू होता है बैंक से। बैंक से क्यों ये इशू होता है, मान लीजिए जो बाइक आप खरीदने जा रहे हो ये बैंक फिनेंस थी, मतलब बैंक से लोन लेकर खरीदी गई थी। तो लोन ख़त्म होने के बाद बैंक ये फॉर्म इशू करती है एज एनओसी टू द परचेज़र, और ये फॉर्म जमा करना पड़ता है आरटीओ में। तब जाके वो व्हीकल का जो आरसी कार्ड है वहाँ पे जो हाइपोथिकेशन क्लॉज है वहाँ वो निकल जाती है, और तभी आप बाइक सेल या परचेस कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है कि विदाउट फॉर्म 35 का क्लियरेंस आप बाइक सेल या परचेस कर नहीं सकते। इसका ये मीनिंग भी होता है कि बाइक अगर एग्जिस्टिंग लोन में है तब भी आप कोई परचेज या सेल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आती है फॉर्म 28। फॉर्म 28 इज़ अ एनओसी फॉर्म आरटीओ।
ये कंफर्म करती है कि जो व्हीकल आप सेल करने जा रहे हो इसके अगेंस्ट में कोई केसेस या फिर कोई लीगैलिटीज़ या फिर कोई टैक्सेस पेंडिंग नहीं है, तो आप ये बाइक सेल कर सकते हो। नेक्स्ट आती है फॉर्म 29। ये फॉर्म 29 चाहिए होता है आरटीओ को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपने अपनी बाइक सारे डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस के साथ आपने किसी को सेल कर दिया है। और उसके बाद आता है फॉर्म 30। फॉर्म 30 चाहिए होता है आरटीओ को इंटीमेट करने के लिए कि आपका जो एग्जिस्टिंग बाइक है वो आप ऑलरेडी सेल कर चुके हो, तो उसका जो ओनरशिप है वो जल्द से जल्द नए परचेज़र के नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए अलॉन्ग विथ ऑल अदर लीगैलिटीज़। और ये सब के बाद दोस्तों आपके नाम पे नया आरसी कार्ड इशू होगा। तो नेक्स्ट है इंश्योरेंस। बाइक की आरसी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाने के बाद जो काम बाकी रह जाता है वो है एंडोर्समेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द बाइक। एंडोर्समेंट क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है इंश्योरेंस का उसमें आप कोई भी चेंजेस या अमेंडमेंट करते हो तो वो एंडोर्समेंट कहलाया जाता है। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है या फिर इंटीमेट करना पड़ता है और उसके साथ काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करने रहते हैं। क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना रहता है उसमें, जैसे कि प्रूफ ऑफ सेल, फॉर्म 29, फॉर्म 30, आपका न्यू बायर डिटेल्स एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तब जाके ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके नाम पे एंडोर्स हो जाएगी। व्हीकल सेल या परचेज़ के बाद अगर ये इंश्योरेंस का एंडोर्समेंट नहीं किया जाता है तो बोथ बायर और सेलर को प्रॉब्लम आ सकती है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए ए ने बी को बाइक बेची, तो बी मज़े से अभी बाइक चला रहा है, कुछ दिनों बाद उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर मान लीजिए वो किसी को ठोक वोक देता है तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी आ जाती है। तो ये दोनों चीज़ें वो क्लेम नहीं कर पाएगा इंश्योरेंस कंपनी से। और मज़े की बात यह है कि ए को ये पैसा भरना पड़ सकता है एज़ पर मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल। So it is always advisable to get the insurance policy endorsed to the name of the new purchaser. दोस्तों इट्स टाइम फॉर द फोकट का ज्ञान ऑफ द डे। मान लीजिए आप एक सुपर बाइक परचेस कर चुके हैं, आरसी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है और इंश्योरेंस भी। मान लीजिए ये जो एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस चल रही है जो आपके नाम पे एंडोर्स हुई है ये कुछ ही दिनों में एक्सपायर करने वाली है, तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि प्रीवियस ओनर ने कोई भी क्लेम अभी तक नहीं किया है, तो आप खुश मत होइए क्योंकि आपको एनसीबी नहीं मिलने वाला है। हाँ, क्योंकि एनसीबी बाइक को नहीं मिलती है, ओनर को मिलती है। तो नेक्स्ट टाइम आप भी सेफ राइड कीजिए तो आपको भी जाके एनसीबी मिल जाएगी। सॉरी टू इन्फॉर्म यू। और थर्ड में आता है पोल्यूशन। दिस इज़ द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन। सुपर बाइक खरीदने के बाद देख लीजिए उसका पोल्यूशन वैलिड है कि नहीं। अगर वैलिड नहीं है तो उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, नहीं तो आपको भरना पड़ सकता है 3 गुना लगान। कैसे? वेस्ट बंगाल में ही पोल्यूशन का फ़ाइन है 750 से करीब 1500 के बीच में। और पुलिस को तो आप जानते ही होंगे, वो अगर आपको पकड़ ले तो आपका तो हो गया। मतलब उसको आप अगर 500 में भी राज़ी कर पाओ तो भी इट विल बी एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। और उसके बाद आप जाके पोल्यूशन करवाओगे 100 से 150 रुपये और, तो हिसाब आप लगा लीजिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई डॉक्यूमेंटेशन का काम। और ये सब हो जाने के बाद बाइक को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग इट्स टेक्निकल और मैकेनिकल इश्यूज़, तो आप उसको बेझिझक लेके जाइए कंपनी वर्कशॉप में। वहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप आप करवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि आप एक फुल सर्विस ही करवा डालिए, सो यू कैन स्टार्ट अफ्रेश। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आई होप आपके काफ़ी काम आएगी, और अगर काम नहीं भी आए तो आई होप आपका नॉलेज थोड़ा बहुत तो बड़ा होगा। सो इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलें। सो आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, टिल नेक्स्ट टाइम, चाओ।